नमस्कार दोस्तों। थंबनेल में आप जिस पौधे को देख रहे हैं वह है रामायण में वर्णित संजीवनी। संजीवनी नमी नहीं मिलने पर मुरझाकर पपड़ी जैसी हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद यह जीवित रहती है और बाद में थोड़ी सी ही नमी मिलने पर यह फिर से खिल जाती है। आखिर इसमें कौन सा जीन है जो प्रायः मरने के बाद भी इसे जीवित कर देता है? क्या यह जीन मानव में इम्प्लांट करने के बाद मृत प्राय मानव को भी जीवित कर सकता है? इन बातों पर शोध जारी है, परंतु आज भी इसका उपयोग चिकित्सीय कार्य के लिए होता है। जैसे पेट के रोगों में और लंबाई बढ़ाने के लिए वैद्य इसका प्रयोग करते हैं। संजीवनी बूटी में मेथनॉलिक कंपाउंड होते हैं जो शरीर में दर्द और सूजन से लड़ने में भी मदद करते हैं, और यही संजीवनी का काम किया है लोकसभा इलेक्शन 2024 कांग्रेस पार्टी के लिए। आइए समझते हैं कांग्रेस के लिए आगे के रास्ते क्या हैं और कांग्रेस को वह कौन से 5 स्टेप लेने चाहिए कि वो सत्ता में फिर से वापस आ सके। अब जब बीजेपी की सरकार बन चुकी है और देश की सबसे पुरानी पार्टी सरकार बनाने से चूक गई है, तब यह बात समीचीन है कि देश की विपक्षी पार्टी अब क्या करेगी, खासकर कांग्रेस। क्या संसद में हल्ला हंगामा कर और 4 साल बाद पदयात्रा कर यह पार्टी फिर से सरकार में आ सकती है? कभी भी नहीं। तो आखिर कांग्रेस को क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें समझना होगा कि बीजेपी वह क्या करती है जिससे कि उसका जीत का स्ट्राइक रेट अधिकतम होता है, और इस फ्रंट पर अब कांग्रेस से किस 5 एक्शन की दरकार है। नंबर 1, बड़े से कैडेट बेस का निर्माण, जो पहले कांग्रेस के पास हुआ करती थी पर अब नहीं है। इसके लिए खड़गे जैसे शीर्ष नेतृत्व में से किसी एक को जिम्मेदारी दी जा सकती है। बीजेपी में यह काम अमित शाह करते हैं। इसके लिए यह कॉन्स्टिट्यूंसी दर कॉन्स्टिट्यूंसी भ्रमण करते हैं और संगठन को मजबूत करने के क्रम में वोटर लिस्ट के एक एक पन्ने तक घुस जाते हैं। बता दें कि वोटर लिस्ट के एक पन्ने में लगभग 30 वोटरों का नाम होता है। इन वोटरों को मतदान केंद्र तक लाने की जिम्मेवारी पन्ना प्रमुख की होती है। यह पन्ना प्रमुख फिर बूथ इंचार्ज अर्थात पार्टी के वार्ड प्रमुख को रिपोर्ट करता है। इस तरह फिर पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर पार्टी के पदाधिकारियों का एक हायरार्की बनता है, साथ में एक बड़ा कैडेट बेस। बीजेपी के केस में आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद भी इस कार्य में सहायता करते हैं, परंतु कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है और बाकी दल के कार्यकर्ता प्रायः यहीं से फूट कर गए हैं। जरूरत है उन सबको फिर से अपने साथ जोड़ने की। बेरोजगारी और गरीबी एक ऐसा अस्त्र है जिससे कांग्रेस इस रास्ते को पार कर सकती है। जरूरत है एक ऐसे करिश्माई नेता की जो भ्रमण, कैंप और मेहनत करने के लिए तैयार हो। 2, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार। जी हाँ, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार किया जा सकता है नियुक्तियों को कुछ हद तक ट्रांसपेरेंट बनाकर, सफल कार्यकर्ताओं को प्रोन्नति और प्रशिक्षण देकर। परंतु कई जगह यह देखा जाता है कि एक ही पोजीशन पर लोग दशकों से सुसुप्तावस्था में बैठे पड़े हैं। इन्हें बदलकर नए पदाधिकारियों को मौका देने की जरूरत है। जो लोग कांग्रेस का सिर्फ नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, उन पर नए सिरे से सोचने की जरूरत है। संगठन में पोस्ट से ज्यादा महत्वपूर्ण सफलता, और सफलता के बेस पर प्रोन्नति को आधार बनाया जा सकता है। अगर सफलता नहीं भी आती है तो कम से कम मेहनत को तो आधार बनाया ही जा सकता है। 3, हर चुनाव को गंभीरता से लेना और पूरी ताकत झोंकना, चाहे वह निकाय चुनाव हो या पंचायत का चुनाव। एक एक जीत कार्यकर्ता में एनर्जी भरता है। अतः आवश्यक है कांग्रेस नेतृत्व इन चुनावों में अपनी ऊर्जा लगाए। इसके 2 फायदे हैं, एक लोकल यूनिट की सफलता और 2 वहां के जनमानस का पार्टी से ठोस जुड़ाव। 4, शीर्ष नेतृत्व द्वारा सड़क पर लगातार जन आंदोलन और पदयात्राएं, छोटे लेवल पर लोकल मुद्दों पर फोकस के साथ जन आंदोलन और पब्लिक के लिए सहायता कैंप का आयोजन इत्यादि, जो जनता से संवाद उत्पन्न करेगा और संबंध निर्माण को विस्तार देगा।
5, सकारात्मक विरोध। आप मानकर चलिए मीडिया में सिर्फ विरोधात्मक स्वर अपनाकर आप लाभार्थी जनमानस पर अनुकूल नहीं प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं इसे। इसके लिए कांग्रेस के कुछ नारों को हमने चुना है, जैसे गैस का 1 सिलेंडर तो मुफ्त दे दिया, लेकिन कोरोना महामारी में जिंदगी के लिए 1 सिलेंडर ऑक्सीजन भी नहीं दे पाए। 5 किलो अनाज तो दे दिया, लेकिन रोजगार न दे पाए। राम मंदिर बना, बहुत अच्छा हुआ, क्या राम मंदिर बनने से ही अमीर और गरीब की खाई मिट गई? जिस देश में 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देना पड़ा, उसको देखकर समझ सकते हैं दुनिया में भारत का क्या नाम रोशन हुआ होगा। नौकरी नहीं, भरपेट पौष्टिक खाना नहीं, तो शौचालय में क्या हगेगी जनता? इन सभी नारों में अप्रत्यक्ष रूप से जाने अनजाने बीजेपी के काम का बखान ही कर रही है कांग्रेस। लाभार्थी इसे विपरीत स्वरूप में ले रहा हो सकता है। इसके जगह हम कुछ और नारे गढ़ सकते थे जो सकारात्मक हो सकता था, जैसे कोरोना की विफलता, ऑक्सीजन की कमी, क्यों किया बीमार, क्यों दिए बैन टीके, राम भी चाहिए और रोटी भी, गरीबी की खाई और गहराई, 80 करोड़ गरीब देश का नसीब, आदि आदि। परंतु कांग्रेस चूक गई। योजनाओं का विरोध नहीं, योजनाओं के घपलों का विरोध आवश्यक है। टीवी और मीडिया से चुनाव नहीं जीती जाती, चुनाव जीती जाती है ग्राउंड वर्क से। कांग्रेस को ढेर मेहनत की जरूरत है। आशा है कांग्रेस इस बात को समझ भी रही होगी और उम्मीद है कि अगला लोकसभा चुनाव कांग्रेस अपने दम पर लड़ पाएगी, अगर अभी से तैयारी करे तो। ईडी, सीबीआई, छोटे छोटे अधूरे तथ्य जैसे 4 गुना कर्ज की बढ़ोतरी, मणिपुर, नफरत, फेक न्यूज, किसानों की मृत्यु जैसे विवादित मुद्दे आपको मीडिया में तो जीवित रख सकते हैं, पर आपको जीत पथ पर अग्रसर नहीं कर सकते। यह थोथा चना बाजे घना जैसा है। पर यह भी आवश्यक है कि किए गए काम सोशल मीडिया, रेडियो, टेलीविजन और दूसरे माध्यमों में छाए रहे, जिससे कि जनगण आपसे जुड़ा रहे। अभी भी मौका है। बीजेपी का वोट शेयर 37.36% से घटकर 36.56% होना, कांग्रेस का वोट शेयर 19.49% से बढ़कर 21.19% होना, साथ ही बीजेपी के सीट का 303 से घटकर 240 होना, वहीं कांग्रेस के सीट का 52 से बढ़कर 99 होना कांग्रेस के लिए शुभ संकेत है। अगर कांग्रेस इस रफ्तार को थोड़ी भी गति दे पाती है तो यह तय मानिए 2029 के चुनाव में कांग्रेस का बेड़ा पार हो सकता है और कांग्रेस जिंदाबाद के नारे फिर से आम हो सकते हैं। धन्यवाद। कृपा कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मुझे आपके लिए खुद को पढ़ने और आपको बताने के लिए ऊर्जा मिलती रहे। फिर से एक बार धन्यवाद।